हेलो व्यूअर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आप सभी को गुड इवनिंग मेरी तरफ से, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अर्ज़े, अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए जल्दी से आ जाइए। और भाई यहाँ पर आप सब के लिए इवनिंग टाइम में हम एक और सीरीज़ लेकर आ गए हैं। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको क्लेरिफाई कर दूं, भाई ये जो आज हम आपको अभी सीरीज़ करवाने वाले हैं, दिस इज़ यूजीसी नेट 2012। जी हाँ दोस्तों, ये यूजीसी नेट 2012 के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ था और उस एग्जाम्स का भी जो सेकंड पेपर है, जी हाँ, तो जो आपका फर्स्ट पेपर होता था पहले वो जर्नल होता था, फिर जो सेकंड और थर्ड पेपर होता था वो आपका फिजिकल एजुकेशन से रिलेट करता था। तो यहाँ पर मैं जो सेकंड पेपर है वो आप सबको करवाने जा रहा हूँ। और इस सेकंड पेपर में आपके लिए रहेंगे 50 प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, ये 50 प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ पर क्या रहेंगे इनके आंसर, तो चलिए उनकी तरफ बढ़ेंगे। और सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और पहले ही क्वेश्चन से लगता है मुझे मुहूर्त खराब होने वाला है। तो चलिए मुहूर्त खराब नहीं होगा, फिर भी हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को क्लेरिफाई कर देंगे। ठीक है। NIS, जी हाँ दोस्तों, NIS की स्थापना किस वर्ष में हुई है, आपसे पूछा गया है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, पेन और पेपर अपना पास में जरूर रखिएगा। तो चलिए चारों ऑप्शंस पे आप एक बार गौर फरमाइएगा। वर्ष 1957, वर्ष 1960, वर्ष 1962 या फिर वर्ष 1964। तो चलिए यहाँ पर इनमें से कोई भी आंसर आपका सही नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो आपका NIS पटियाला, जी हाँ, तो NIS की स्थापना वर्ष अगर हम कहें तो ये रहेगा आपका कौन सा, 1961। ठीक है। और जो दिनांक है, तिथि है, वो भी मैं आप सबको बताता चलूँ तो 7 मई। जी हाँ दोस्तों, 7 मई 1961 को स्थापना वर्ष है यहाँ पर NIS पटियाला का। तो यहाँ पर याद रखिएगा, अभी आने वाला भी है, अगले महीने में 7 मई आ जाएगा और यहाँ पर स्थापना दिवस मनाया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ये कि शारीरिक शिक्षा के जैविक आधार में सन्निहित है, क्या है आपके लिए यहाँ पर चार इसमें जो इसके जैविक आधार से संबंधित कुछ शब्द बताए गए हैं और उनसे रिलेट आपको बताना है कूट में देख के कि इनमें से कौन कौन से शिक्षा के जैविक आधार में शामिल हैं। गति अधिगम, लैंगिक विशेषताएं, शारीरिक गठन और व्यक्तित्व लक्षण। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन मैं आपको करवा देता हूं। तो राइट ऑप्शन इसमें रहेगा आपका कि जो शारीरिक आधार है, ठीक है, शारीरिक शिक्षा का जो जैविक आधार है उसमें आपके दो यहाँ पर शामिल हो जाएंगी। ठीक है, जो 2 नंबर रहेगा। ठीक है, एक तो रहेगा लैंगिक विशेषताएं आपका और दूसरा रहेगा आपका शारीरिक गठन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये शारीरिक शिक्षा का जैविक आधार होगा। ठीक है, गति अधिगम का मतलब है कि जो आपकी स्पीड है आप उसकी लर्निंग करते हैं और जो आपके व्यक्तित्व के लक्षण होते हैं वो आपके देखिए बाद में जब आपका जैसे जैसे डेवलपमेंट होता चला जाएगा उसमें आ जाएगा। लेकिन जो लैंगिक विशेषताएं हैं मीन्स आपके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है और आपकी फिजिक है वो आपको जैविक मीन्स आपकी हेरिडिटी से मिलती है। ठीक है, आपके माता पिता पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर रीजन और असर्शंस दिया गया है और इसमें रीजन और असर्शन में आपको पहचानना है कि राइट कौन सा है। तो चलिए जो यहाँ पर आपका असर्शन बताया गया है, जो स्टेटमेंट है ये है, शारीरिक शिक्षा एक ऐच्छिक विषय है। और कारण है यहाँ पर जो रीजन में बताया गया है वो ये रहेगा कि शारीरिक शिक्षा विषय में अन्य सहबद्ध विषयों से सिद्धांत लिए जाते हैं। मीन्स जो शारीरिक शिक्षा है, फिजिकल एजुकेशन है, उसमें जो दूसरे आपके डिसिप्लिन्स रहते हैं, दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं वहाँ से कुछ सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल हैं, जो नियम है वो लिए जाते हैं। तो क्या ये आपके सही हैं या नहीं है ये आपको बताना है। तो चलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। ए और आर दोनों सही हैं। जी हाँ दोस्तों, जो शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन है वो आपका एक ऐच्छिक विषय है। आप उसको लें या ना लें ये डिपेंड करेगा उस स्टूडेंट के इंटरेस्ट पर। और दूसरा यहाँ पर कि जो शारीरिक शिक्षा है उसमें अन्य जो सहसंबंध आपके विषय हैं उनसे सिद्धांत लिए जाते हैं। जैसे कि आप फिजिक्स की बात करें, बायोलॉजी की बात करें या फिर मनोविज्ञान की बात करें, तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनका संबंध यहाँ पर शारीरिक शिक्षा से तो होता है, लेकिन उसमें जो आपके सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, उनको शारीरिक शिक्षा में सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। और भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पर आप सबके लिए, मैं आपको बता दूं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। कौशल सीखने में सूचना संसाधन मॉडल 4 घटकों से निर्मित होता है। इन घटकों को क्रमवार व्यवस्थित कीजिए। जी हाँ दोस्तों, जो आप कौशल सीखते हैं या फिर कोई भी स्किल की लर्निंग करते हैं उसमें जो सूचना होती है या फिर जो सूचना आप किस तरह से लेते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन है वो किस तरह मिलती है, उसकी प्रोसेस क्या रहेगी, वो यहाँ पर आपको सीक्वेंस में बतानी है। ठीक है, आपके लिए यहाँ पर 4 ये घटक दिए गए हैं, इसके एलिमेंट दिए गए हैं। एक तो है निर्णय, एक है निवेश, एक है निर्गत और एक है प्रतिपुष्टि। तो यहाँ पर इनको आपने सही क्रम में लगाना है। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे उससे पहले यहाँ पर इनकी सीक्वेंस देख लेते हैं। जो यहाँ पर निवेश रहेगा, निवेश का मतलब है किसी चीज़ के अंदर उसकी इनपुट करना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 1 नंबर पे आ जाएगा, यहाँ पर रहेगा आपका। ठीक है, और दूसरे नंबर पर आपका आ जाएगा निर्णय। ठीक है, फिर उसका यहाँ पर आप निर्णय करते हैं। उसके बाद में आ जाएगा निर्गत। ठीक है, निर्गत, और उसके बाद रहेगा आपका 4th नंबर पे प्रतिपुष्टि। तो यहाँ पर इनकी ये सीक्वेंस रहेगी। इस हिसाब से जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन राइट बनेगा ये है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर काफ़ी मेहनत लगी भाई इस क्वेश्चन पेपर को तैयार करने में, क्योंकि भाई किसी के पास में ये पड़ा था, ढूंढा पेपर, और उसके बाद में मैंने बोला भाई यहाँ पर तो ये पेपर हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप सभी की पेशी खिदमत में ये पेपर लेकर आ गया हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 5 और इस क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है यहाँ पर 1936, 1948, 1980 और यहाँ पर 1988। अगर इनका हम मेल करेंगे और फिर कूट में हमें बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही रहेगा। तो चलिए 1936 आप सबको पता है कि बर्लिन ओलंपिक से रिलेट करता है, और 1948 में आपके हुए थे लंदन में। 1980 जी हाँ, तो 1980 आपका हुआ था मॉस्को, और यहाँ पर आपका 1988 हुआ है आपका सियोल। ठीक है, तो ये इनकी सीक्वेंस रहेगी। तो यहाँ पर इस हिसाब से जो आपका कूट बनेगा ये बनेगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए यहाँ पर मार्कर, मैं माफ़ी चाहूँगा कि काम नहीं कर रहा था, चलिए काम कर गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव शरीर में अंतःस्रावी के साथ बहिःस्रावी भी कार्य करता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कौन सा यहाँ पर अंग रहेगा जो अंतरस्रावी, ठीक है, और बहिर्स्रावी दोनों तरह का कार्य करता है। यकृत, गुर्दा, अग्नाशय या फिर पित्ताशय। तो चलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और राइट ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा अग्नाशय। ठीक है दोस्तों, जो आपकी अग्नाशय है जो आपका इंसुलिन बनाने का काम करते हैं, ये आपकी एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही तरह के सेक्रेशंस में काम करती है। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं कि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि का ये काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको बिल्कुल विजिबल है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि समग्र रक्त संचार का उद्देश्य है क्या है। यहाँ पर इससे रिलेट आपको 4 स्टेटमेंट दी गई है और उन स्टेटमेंट्स को आपने पहचानना है कि इनमें से कौन सी 2 सही है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो पहला है इसमें बताया गया है ये है कि शरीर के प्रत्येक भाग में O2 तथा पोषक तत्वों की आपूर्ति। दूसरे नंबर पर है रक्त शोधन, और तीसरे नंबर पर है शरीर के प्रत्येक भाग से CO2 तथा दूषित पदार्थों का निष्कासन, और 4th पर है यहाँ पर
शरीर से मूत्र निष्कासन। तो यहाँ पर इनमें से राइट कौन सा है वो आपको चुनना है। तो यहाँ पर जो राइट बनेगा उस पे मैं क्लिक मार्क किए देता हूँ। तो यहाँ पर राइट रहेगा आपका 1 और 3। जी हाँ दोस्तों, जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो आपके शरीर में प्रत्येक भाग तक ऑक्सीजन पहुँचाने का, और जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स है वो चाहे आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो, उनको पहुँचाने का काम करता है। और आपका जो तीसरा है यहाँ पर कि शरीर के प्रत्येक भाग से जब O2 खर्च हो जाती है, जहाँ तो जब ऑक्सीजन आपका ATP के साथ मिल के एनर्जी का प्रोडक्शन कर लेती है, उसके बाद में बचता है आपका CO2, ठीक है। और उस CO2 को और जो दूसरे आपके आपके जो वेस्ट प्रोडक्ट आपकी बॉडी में बनते हैं उनको बाहर निकालने का काम है, वो आपका करता है यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन। तो ये था यहाँ पर। और दोस्तों, मैंने मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट से रिलेटेड आपके लिए एक यूट्यूब की कम्युनिटी में क्वेश्चन आपको पुट किया था कि यहाँ पर आपको ये बताना था कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में कौन सा तत्व है। मैंने वहाँ पर, मुझे जहाँ तक याद है, मैंने ऑप्शन दिए थे आपको विटामिन, और उसके बाद में था विटामिन आपका A, और प्रोटीन, और वहाँ पर मैंने दिया था आपको मिनरल्स। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सॉरी, वहाँ पर उसमें एक कैल्शियम था। तो देखिए, जो आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है कि जिसकी मात्रा हमारे भोजन के अंदर या फिर हमारे पोषक तत्वों में ज़्यादा रहती है। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और पानी, ये हम लार्ज अमाउंट में लेते हैं। और सबसे लार्ज अमाउंट की बात करें तो भाई हम पानी सबसे ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। तो ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का काम करते हैं, ठीक है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आते हैं आपके विटामिन और मिनरल्स, ठीक है। बिना आपका जो फिर मिनरल्स है, मिनरल्स को भी फिर आपका मैक्रो मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स में डिवाइड किया गया है। मैक्रो के अंदर आते हैं आपके कैल्शियम और फास्फोरस, और आपके जो बाकी के हैं उसमें चाहे जिंक है, कॉपर है, सल्फेट है, ठीक है, कोबाल्ट है, मैग्नीशियम है और पोटेशियम्स है। तो दोस्तों, ये आपके आते हैं माइक्रो मिनरल्स के अंदर, ठीक है। तो चलिए, मैं इससे रिलेट भी आप सबके लिए एक जल्द ही वीडियो लेकर आऊँगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे टाइम। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, यहाँ पर एक रीजन है और एक असर्शन है, और ये है आपकी स्केलेटन मसल्स से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन। तो आपका जो यहाँ पर स्टेटमेंट बताई गई है, इस स्टेटमेंट में लिख रखा है कि कंकालीय मांसपेशियों को ऐच्छिक मांसपेशियां कहा जाता है। बिल्कुल यहाँ पर ये तो सही बन रही है, ठीक है। जो आपकी स्केलेटन मसल्स है उनको वॉलेंट्री मसल्स कहा जाता है। और रीजन जो ये बताया गया है ये देख लेते हैं कि मांसपेशियां मशीनें हैं जो रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो क्या इनके बीच में तालमेल रहेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर चलिए, जो यहाँ पर सही इसमें क्वेश्चन का आंसर बनेगा ये रहेगा आपका ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी यहाँ पर सही रहेगा। इसमें जो आपका देखिए कंकालीय मांसपेशियां हैं उनको ठीक बताया इन्होंने कि जो इनवॉलेंट्री मसल्स के नाम से जाना जाता है, और इनको हम रेखित मांसपेशियां भी कह देते हैं। और लगभग हमारे शरीर में अगर इनकी मात्रा की हम बात करें तो भाई लगभग आपकी 400 के करीब, ठीक है, 400 से ज़्यादा बेशक हो जाए, ठीक है। और पूरी मसल्स होती हैं हमारे शरीर में 639 में से आपकी 400 मसल्स रहती हैं जो आपकी स्केलेटन मसल, इसको इसलिए कहा जाता है कि ये आपकी हड्डियों पर अटैच रहती है, ठीक है, टेंडन की सहायता से हड्डियों पर अटैच रहती है। इनको इसीलिए स्केलेटन मसल कहा जाता है। ऐच्छिक मांसपेशियां इनको इसलिए कहा जाता है कि ये जो ह्यूमन ब्रेन है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो एक मानव है उसकी इच्छा पर कार्य करती है, ठीक है, इसीलिए इनको ऐच्छिक मांसपेशियां कहा जाता है। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि मांसपेशियां है वो एक मशीन का काम करती है जो रासायनिक ऊर्जा का मतलब यहाँ पर दोस्तों, जब आप ऑक्सीजन लेते हैं, एटीपी होती है, एडीपी होती है, सीपी होती है, तो उनका ब्रेकडाउन होता है और आपका एनर्जी बनती है, और वो एनर्जी आपकी किसी भी कार्य को करने के लिए, ठीक है, जरूरी रहती है। कोई भी आपकी बॉडी में मूवमेंट है तो आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो जो आपकी मांसपेशियां है वो रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम भी करती है। दोनों सही है, लेकिन ये जो पहला यहाँ पर स्टेटमेंट है उसकी सही व्याख्या नहीं है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, वृद्धरांत्र कोलन के भागों को क्रमवार व्यवस्थित कीजिए। चलिए, यहाँ पर अगर क्रमवार की बात करें तो भाई क्रमवार मैं यहाँ पर इनको करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, और मैं उम्मीद करूंगा कि मैं इसको सही कर पाऊं। तो चलिए, पहले नंबर पर ऊर्ध्वगामी कॉलम, ये बिल्कुल सही रहेगा क्रम, और उसके बाद में है
अवग्रहांत्र, अधोगामी, कोलन और अनुप्रस्थ। ऊर्ध्वगामी के बाद में यहाँ पर आपका इसमें जो आएगा ये हो जाएगा आपका सेकंड नंबर पे, और दूसरे नंबर पे जो इसकी सीक्वेंस में रहेगा ये हो जाएगा आपका तीसरे नंबर की सीक्वेंस पे आपका रहेगा यहाँ पर जो थर्ड नंबर है, और फोर्थ नंबर की सीक्वेंस पे आपका रहेगा, जी हाँ दोस्तों, जो 2 नंबर पे है। ठीक है, तो ये इनकी सीक्वेंस बनेगी और इस हिसाब से जो कूट बनेगा यहाँ पर ये है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है एक सूची को दूसरी सूची से सुमेलित करना है। यहाँ पर आपको मसल्स के नाम दिए गए हैं और उन मसल्स के बारे में आपको बताना है कि वो किस भाग में स्थित है। ठीक है, जो आपको सूची 1 में दिया गया है वो है आपकी मसल्स सोलियस, सार्टोरियस, ट्रेपेजियस और पेक्टोरियस। ठीक है, और सूची 2 में बताया गया है छाती, ऊर्ध्व पीठ, निचला पैर और जांग के पैर। ठीक है, जांग का पार इसको कहें या फिर जांग का भाग, आप इसको जांग का भाग इसको कहिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अगर मिलाने की बात करें तो चलिए मैं मिलान करते हैं, और यहाँ पर तो जो आपका इसमें रहेगा सोलियस, तो देखिए सोलियस जो है ये आपकी निचले पैर से रिलेट करेगी। ठीक है, निचले पैर से आपका रिलेट करेगी। निचले पैर का मतलब है कि जो आपका एंकल जॉइंट है, ठीक है, एंकल के बिल्कुल पीछे की साइड में आपका यहाँ पर अटैच रहेगी सोलियस। ठीक है, और यहाँ पर जो सार्टोरियस है, सार्टोरियस आपका दोस्तों बिल्कुल जो आपका जांग का भाग रहता है। ठीक है, आपका ये कहिए कि जो जांग का अंदर वाला भाग है, ठीक है, अंदर वाला जो आपका थाई का जो पार्ट रहेगा, इसमें आपका बिल्कुल नी से लेकर और आपके बिल्कुल हिप तक आपकी ये मसल रहती है, और सार्टोरियस से सबसे लंबी मसल है। ठीक है, और ट्रेपेजीज की बात करें तो ट्रेपेजीज आपकी हो जाएगी ऊर्ध्व पीठ, ठीक है, पीठ के ऊपर। ठीक है, और पेक्टोरलिस की बात करें तो पेक्टोरलिस मेजर आपने सुना होगा, पेक्टोरलिस मेजर और पेक्टोरलिस माइनर, तो ये आपकी चेस्ट की मसल रहती है। तो इस हिसाब से जो हमारा कूट तैयार होगा ये है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपके लिए क्वेश्चन है अग्र धरातल। ठीक है, अग्र धरातल का मतलब है यहाँ पर फ्रंटल प्लेन। ठीक है, और फ्रंटल प्लेन शरीर को विभाजित करता है। वो किस में विभाजित करेगा आपको बताना है, अग्र व पश्च अर्ध में, वाम एवं दक्षिण अर्ध में, ऊर्ध्व एवं अधो अर्ध में, या फिर आंतरिक एवं बाह्य अर्ध में। तो चलिए यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें क्या सही है। फ्रंटल प्लेन, फ्रंट का मतलब कि बिल्कुल जैसे दीवार होती है आपके सामने, जैसे एक दीवार है, ठीक है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करने का काम करेगी। सपोज कीजिए कि आपके बिल्कुल बीचों बीच, मध्य से आपके शरीर के बीचों बीच आपको एक फ्रंटल प्लेन दे दिया जाए, तो वो आपको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और वो पार्ट्स कौन से आपके रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो फ्रंटल प्लेन है वो हमारे शरीर को, और इससे रिलेट भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ और चैनल पर दोस्तों मैंने बिल्कुल क्लियर अच्छी तरह से उसमें समझा रखा। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको एक बार जाके ज़रूर देख लीजिएगा। इट्स माई रिकमेंडेशन टू यू ऑल। तो यहाँ पर ये रहेगा कि जो आपका फ्रंटल प्लेन है वो हमारी बॉडी को आगे और पीछे, ठीक है, इंटीरियर और पोस्टीरियर, ठीक है, इंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट्स में डिवाइड करने का काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है बल गति विज्ञान किसका अध्ययन है, वेग, आवेग, गतिवर्धन और बल। तो इसमें राइट क्या रहेगा ये आपको चुनाव करना है। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, कूट में आप देख लीजिए। तो चलिए राइट ऑप्शन में है इसमें आपका ऑप्शन सी। ठीक है, कि जो आपका बल गति विज्ञान है ये रहेगा आपका आवेग का और बल का अध्ययन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है यहाँ पर आप सबके लिए एक रीज़न है, एक आपका असर्शन है, आपको पहचानना है इनमें क्या सही है क्या संबंध है। कूट आपको नीचे दिया गया है। चलिए पहले हम कथन पढ़ लेते हैं, जो स्टेटमेंट है असर्शन इसको पढ़ लेते हैं। मानव शरीर के अधिकतर उत्तोलक अंग विक्षेप की श्रृंखला के रूप में यांत्रिक लाभ प्रदान करते हैं। मीन्स जो आपका मानव शरीर है वो उत्तोलक अंग विक्षेप की श्रृंखला में, मीन्स यहाँ पर आपको
जो लीवर का काम करती है हमारी बॉडी, और उसमें जो आपका बोन है, ठीक है, जो बोन सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम है, वो लीवर का काम करता है, ठीक है, और आपको यांत्रिक लाभ प्रदान करता है, ठीक है। जो कारण इसमें बताया गया है वो ये रहेगा कि कंकालिक उत्तोलक मानव शरीर का एक मशीनी रूप है। तो आपको पहचानना है इनमें संबंध। तो चलिए, आई होप कि आपने बिल्कुल मेरे पढ़ने से पहले ही इसको समझने की कोशिश कर ली होगी। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, और राइट ऑप्शन इसमें बनेगा आपका ऑप्शन ए। जहाँ दोस्तों दोनों ही स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर रीजन और असर्शन सही हैं, और इनकी जो आर है, रीजन है, वो यहाँ पर अच्छी एक्सप्लेनेशन है, राइट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जल्दी जल्दी मैं क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा भाई, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है, उकड़ू बैठ कूद की संपूर्ण गति संरचना में निम्नलिखित अवस्थाएं सन्निहित हैं। दोस्तों अगर आप उकड़ू उठक बैठक लगाते हैं तो यहाँ पर आपको बताना है इनकी सीक्वेंस क्या सही रहेगी, ठीक है। नीचे आना, टेक ऑफ, ऊपर जाना, ज़मीन पर आना। तो यहाँ पर इसमें आपको सही सीक्वेंस पहचाननी है, जल्दी से पहचानिएगा सही सीक्वेंस। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, और इसमें पहले मैं आपको सीक्वेंस से लिख देता हूँ कि सीक्वेंस इसमें कौन सी सही रहेगी। देखिए जो एक नंबर पे है वो एक नंबर पे बिल्कुल राइट लिखी हुई है, ठीक है। आप नीचे की तरफ जाएंगे और उसके बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर आ जाना, ठीक है, आप ऊपर की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर ये आपका सेकंड नंबर पे हो गया है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर टेक ऑफ, ठीक है, फिर क्या हुआ, आप टेक ऑफ लेते हैं, ठीक है, टेक ऑफ लेंगे तो ये आपका थर्ड नंबर पे आ जाएगा। और फिर ज़मीन पर आना, ज़मीन पर आने का मतलब है कि आप ज़मीन पर लैंड करते हैं। तो यहाँ पर ये इसकी सीक्वेंस बन जाएगी, और इस सीक्वेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बनेगा यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। और देखिए भाई आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर तैयार हो रहे हैं कि कब्जेदार जोड़, दुराग्रीय जोड़, और आपका बाल तथा सॉकेट जोड़, और उसमें सरकले वाला जोड़। अब ये कहाँ कहाँ होते हैं, कलाई, नितंब, कोहनी या फिर गला। तो इनमें आपको सही मिलान करना है। तो चलिए सही मिलान की तरफ बढ़ते हैं, और इसी प्रोसेस में हम काम करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर कब्जेदार जोड़ को इंग्लिश में आप नाम से जानते हैं हिंज। तो आपका ये रहता है गले का। बाल एंड सॉकेट देखिए आपका शोल्डर और आपका कंधे के साथ में आपका नितंब, मीन्स आपके कुहले में, ठीक है, हिप के अंदर ये जॉइंट पाया जाता है, बाल एंड सॉकेट जॉइंट। उसके बाद में धुराग्रीय संधि का मतलब होता है कि आपका पीविट जॉइंट। तो पीविट जॉइंट है आपके गले का, और पीविट जॉइंट से रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन जरूर दिया था, ठीक है। तो पीविट जॉइंट है वो आपके गले का है, ठीक है, जिसको चूल संधि के नाम से भी जानते हैं। और सरकने वाला, ठीक है, स्लाइडिंग जो जॉइंट होते हैं वो रहता है आपका यहाँ पर स्लाइड आप उसको कहें, या फिर ग्लाइडिंग जो जॉइंट है तो ये रहता है आपका कलाई का, ठीक है, रिस्ट जॉइंट। तो इस हिसाब से जो हमारे पास में यहाँ पर कूट में तैयार होगा ऑप्शन, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बन जाएगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्वेश्चन 16, और क्वेश्चन 16 में आपके लिए रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा नियम अधिगम का गौण नियम कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको गौण नियम, गौण को दोस्तों इंग्लिश में कहेंगे हम सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग। इनमें कौन सा है आपको पहचानना है। और ये क्वेश्चन दोस्तों कम से कम भी 3 या 4 बार हमारे चैनल पर रिपीट हो चुका है जहाँ तक मुझे याद है। तत्परता का नियम, आसन्न काल नियम, और अभ्यास का नियम, और प्रभाव का नियम। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, और राइट ऑप्शन इसमें आपका बन जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, आसन्न काल का नियम। प्रभाव का नियम मीन्स आपका लॉ ऑफ इफेक्ट। अभ्यास का नियम आपका रहेगा लॉ ऑफ एक्सरसाइज, और तत्परता का नियम लॉ ऑफ रेडीनेस। सो दीज आर द प्राइमरी लॉ। और जो आपका आसन्न काल है, ठीक है, ये रहेगा आपका सेकेंडरी लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कूट मेल करना है भाई। तो इसलिए मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा स्क्रीन पर ले आता हूं, और चलिए स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया है। व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, कौन कौन से हैं।
व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण सिद्धांत, मैस्लो का आवश्यकता सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी, ट्रेट थ्योरी और एट्रीब्यूशन थ्योरी। तो इनमें से आपके लिए कूट में सही क्या रहेगा आपको पहचानना है। कूट आप देख लीजिए और जो राइट ऑप्शन है उस पर टिक मार्क कर लीजिए। और चैनल पर अगर आप पहली बार अभी अभी आए हैं तो विजिट कीजिए, उसके बाद में सब्सक्राइब कीजिए। और जो साथी पहले हैं चैनल पर ऑलरेडी, भाई उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि शेयर सब्सक्राइब करने में हेल्प कीजिए, रिकमेंड कीजिए, सजेस्ट कीजिए। चलिए भाई राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और राइट ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो व्यक्तित्व का जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है उसमें शामिल रहेगा आपका सोशल लर्निंग थ्योरी और आपका ट्रेट थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपको यहाँ पर फिर से एक रीज़न है, एक आपका असर्शन है और इसमें पहचानना है कि कौन सा सही रहेगा। सहयोग की कमी के कारण टीम का कार्य निष्पादन घट जाता है। जी हाँ दोस्तों, कार्य जो आपका होना चाहिए या फिर जो आपका जो काम है, एक्शन है, उसके अंदर जो फिनिशिंग होनी ज़रूरी है वो घट जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर इसमें रीज़न जो बताया गया है ये है कि समूह संशक्ति का अर्थ है किसी समान लक्ष्य को हासिल करने के लिए समूह के सदस्यों में एकजुटता। तो इनमें क्या तालमेल रहेगा? 4 आपको कूट में ऑप्शन दिए गए हैं, तो सही जो ऑप्शन है उसको आप पहचान लीजिए। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर ये है कि आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ए आपका सही है। जी हाँ दोस्तों, अगर सहयोग की कमी हो तो आपका जो काम है या फिर टीम की जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो घट जाएगी। और यहाँ पर जो समूह संशक्ति का अर्थ बताया गया है कि किसी समान लक्ष्य को हासिल करने के लिए समूह के सदस्यों की एकजुटता, ये इसमें गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है संज्ञानात्मक प्रक्रिया में शामिल है। क्या शामिल है संज्ञानात्मक प्रक्रिया में, वो आपको पहचानना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। संवेदन, चिंतन, प्रत्यक्षण, समस्या समाधान। संज्ञानात्मक प्रक्रिया में क्या शामिल रहेगा आपको पहचानना है। शामिल तो देखिए सभी हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सीक्वेंस इसमें पहचाननी है मेनली। तो चलिए सीक्वेंस को हम देख लेते हैं और सीक्वेंस को पॉइंट दे देते हैं। तो सीक्वेंस में आपका यहाँ पर जो संवेदन है वो आपका 1 नंबर पे ही रहेगा। जो 3 नंबर वाला है ये आपका हो जाएगा 2 नंबर पे, और जो 2 नंबर वाला है ये हो जाएगा आपका 3 नंबर पे, और फिर आपका हो जाएगा 4th नंबर वाला आपका 4th नंबर पे ही रहेगा समस्या समाधान। चलिए तो इस हिसाब से जो हमारा कूट में आंसर बनेगा ये है आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। और सूची 1 में आपको यहाँ पर जो आपकी व्यक्तित्व है और जो आपका व्यवहार है उससे रिलेटेड आपको दिए गए हैं इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस और आक्रामकता, नेतृत्व और अभिप्रेरण। और सूची 2 में है उपलब्धि, स्वेच्छाचारी शैली, चिंता और इंस्ट्रूमेंटल। तो यहाँ पर चलिए सही क्या है इसमें आप पहचान लीजिए। तो चलिए जो इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस रहेगा आपका चिंता से रिलेट, ठीक है। और जो आपका यहाँ पर इसमें आक्रामकता रहेगा ये है आपका इंस्ट्रूमेंटल। जी हाँ दोस्तों, आपने एग्रेशन के बारे में अगर पढ़ा है तो उसमें इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन रहता है, ठीक है। और नेतृत्व की अगर हम बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा कि ये स्वेच्छाचारी शैली है, ठीक है। और अभिप्रेरण की अगर हम बात करें तो ये क्या है आपकी उपलब्धि से रिलेट करेगी। तो इस हिसाब से हमारा जो कूट तैयार होगा ये है आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अधिकतम ताकत का विकास किस आयु वर्ग से प्रारंभ होना चाहिए। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, जल्दी से ऑप्शन देख लीजिए और राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे फिर।
अधिकतम ताकत का मतलब है कि जो आपके अंदर स्ट्रेंथ है वो किस आयु वर्ग में प्रारंभ होती है, और रिकमेंडेशन भी यही रहती है कि उसी आयु वर्ग में आप अपना जो वेट ट्रेनिंग है उसको प्रेफरेंस दें। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, और राइट ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा 16 to 18 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, चलिए इसको भी लगे हाथ देख लेते हैं। तो आपको एक रीजन, एक असर्शन दिया गया है, पहले हम असर्शन पढ़ लेते हैं। शारीरिक शिक्षा के शिक्षक को उच्च कौशल युक्त होना चाहिए, और रीजन में बताया गया है शारीरिक शिक्षा के शिक्षक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सिखाए जा रहे कौशल को सही प्रकार से प्रदर्शित करे। तो यहाँ पर इस हिसाब से तो दोनों ही ऑप्शन सही हैं, और दोनों ही यहाँ पर एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन का अगर एक टीचर है तो उसके अंदर जो हाई स्किल्ड है वो होना चाहिए, और उसके साथ में उससे ये अपेक्षा की जाती है एक फिजिकल एजुकेशन टीचर से कि वो जो भी बच्चे को सिखा रहा है उसको सही से प्रदर्शित करे, डेमोन्स्ट्रेशन सही होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर है 23। और जल्दी से भाई चैनल पर आ जाइए, शेयर जरूर कर दीजिए, रिकमेंड कीजिए अगर आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड करवाई जा रही सीरीज अच्छी लगती है। क्वेश्चन है आपके लिए, शारीरिक शिक्षा कक्षा के लिए समय सारणी बनाते समय किन किन बातों का आप ध्यान देंगे। चार आपको दिए गए हैं यहाँ पर स्टेटमेंट में। संस्था के प्रधान की प्राथमिकता, अभिभावकों की सुविधा, सुविधाओं की उपलब्धता, और शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों की उपलब्धता। तो आपको टाइम टेबल बनाते वक्त क्या ध्यान में रखना है शारीरिक शिक्षा कक्षा के लिए। टाइम टेबल, जी दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन के लिए अगर आप टाइम टेबल बना रहे हैं तो आप क्या और ध्यान देंगे। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, और राइट ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, आप ये देखेंगे कि आपके पास में सुविधाएं कैसी हैं, और उसके साथ में आप ये देखेंगे कि आपके पास में फिजिकल एजुकेशन टीचर्स कितने हैं। ठीक है, जितने आपके पास में फिजिकल एजुकेशन टीचर होंगे और जैसे आपके पास में सुविधा होगी आप वैसा ही टाइम टेबल बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, आपको आहार से रिलेटेड बताना है कि निम्नलिखित आहार तत्व शरीर में ताप तथा ऊर्जा नहीं उत्पन्न करते। कौन से हैं जो आपको एनर्जी देने का काम नहीं करते। सीधी सी बात यहाँ पर ये पूछ रखी है आपसे कि कौन से ऐसे आपको एलिमेंट्स हैं, आपके कौन से ऐसे न्यूट्रिटिव्स हैं जो आपकी बॉडी के अंदर ऊर्जा देने का काम नहीं करते। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, और राइट ऑप्शन में आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर जो विटामिन है और प्लस आपका जो खनिज पदार्थ है ये आपको ऊर्जा देने का काम नहीं करते, बल्कि ये आपकी बॉडी को बूस्टअप करने का काम करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करते हैं, और जो दूसरी एनर्जी बनाने की प्रोसेस होती है या फिर जो आपकी बॉडी के अंदर आपका बॉडी सिस्टम है उसको ठीक रखने में ये हेल्प करने का काम करते हैं। ठीक है, बाकी ऊर्जा देने का काम प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर आ गया है 25, और जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। आपको असर्शन में बताया गया है, मोटापाग्रस्त व्यक्ति का बीएमआई 30 से अधिक होता है। बिल्कुल सही है यहाँ पर, और जो रीज़न है ये है कि बीएमआई व्यक्ति की पोषणिक दशा को इंगित करता है। तो इसमें आपको पहचानना है कि क्या सही रहेगा। बिल्कुल यहाँ पर दोनों ही आपके सही हैं, तो बिल्कुल ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ए और आर आपके दोनों ही सही हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इसमें अगर हम बात करें अब कि मोटापा जो ग्रस्त होता है दोस्तों, जो बीएमआई निकलती है, बीएमआई में जो ओबेसिटी है, ओबेसिटी की 3 क्लासेस रहती हैं, क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड। ठीक है, तो ये आपकी 3 क्लास रहती है, और यहाँ पर जो बताया गया है कि बीएमआई व्यक्ति की पोषणिक दशा को इंगित करता है। जी हाँ दोस्तों, बीएमआई ये बताएगा कि आपकी बॉडी के अंदर जो आपका पोषण है वो किस तरह से हुआ है। अगर आपका अंडरवेट रहता है इट मीन्स कि आपको जो न्यूट्रिशंस है वो अच्छी मात्रा में नहीं मिले, और यहाँ पर अगर हम बात करें कि अगर आपका वेट नॉर्मल है इट मीन्स कि आपको जो पोषक तत्व है वो अच्छी अमाउंट में मिले हैं। और अगर हम बात करें कि आपको अगर ज़्यादा पोषण मिल जाए और आप ज़्यादा उनको डाइजेस्ट ना कर पाएँ तो ये आपकी बॉडी के अंदर
आपको मोटापा देने का काम कर सकते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें दोस्तों, अगर आप कार्बोहाइड्रेट को नहीं पचा पाते तो आपका कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी के अंदर जो एडिपोज टिश्यूज़ है उसके अंदर फैट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही है, इसको भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि स्वास्थ्य से संबंधित स्वस्थता में यह शामिल नहीं है। चलिए, यहाँ पर आपकी जो स्वस्थता से संबंधित स्वस्थता में क्या शामिल नहीं है वो आपको पहचानना है। ठीक है, 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं यहाँ पर, और ऑप्शन में आपको बताए गए हैं यहाँ पर लोच, गति, सहन शक्ति और शरीर की संरचना। तो चलिए, इसमें से आपका सही क्या रहेगा ये आपको पहचानना है। चलिए, आई होप कि आपने जो अपने आंसर हैं वो चेक कर लिए होंगे, और अगर हम राइट ऑप्शन की तरफ बढ़े तो ये है आपका यहाँ पर गति। जी हाँ दोस्तों, गति जो है ये आपकी बॉडी के अंदर हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स में नहीं आता, ये आपका आता है स्किल रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपको सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित करना है। विटामिन आपको दिए गए हैं, रोग आपको दिए गए हैं, और आपको इसमें से पहचानना है कि कौन से इसमें सही हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। और रोगों की सूची में आपको बताया गया है पायरिया, रिकेट्स, बेरीबेरी और रतौंधी। तो चलिए, यहाँ पर इनका मिलान भी कर लेते हैं साथ के साथ में। तो यहाँ पर देखिए, विटामिन ए, विटामिन ए का मतलब है कि आपकी आँखों की दृष्टि कम होना। इसमें आपका विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस से रिलेट करता है कि भाई विटामिन ए की कमी हो गई है तो आपको रतौंधी रोग हो जाएगा। विटामिन बी, जी हाँ, तो विटामिन B1 की अगर हम बात करें, विटामिन B1 की कमी से आपको होता है बेरीबेरी। ठीक है, थायमिन, थायमिन की कमी से आपको बेरीबेरी रोग हो जाएगा। और सी, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड का मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर ये रहेगा पायरिया। जी हाँ दोस्तों, दांतों से संबंधित आपको पायरिया की बीमारी रहती है कि दो दांत हैं वो अपने आप गलने सड़ने लगते हैं। और विटामिन डी, जी हाँ दोस्तों, विटामिन डी आपकी बॉडी के अंदर आपको रिकेट्स, जी हाँ दोस्तों, अगर विटामिन डी की कमी है तो आपकी हड्डियाँ, मीन्स जो छोटा बच्चा है उसके अंदर जो हड्डियां हैं वो अपने आप मुड़ने लगती है और हड्डियों का जो विकास है वो अच्छे से नहीं होता। तो इस हिसाब से हमारे पास में जो कूट का जो राइट ऑप्शन बनेगा ये रहेगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन भाई थोड़े से आज भारी भारी क्वेश्चन मुझे लग रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं स्पीड बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन जो स्पीड है वो कम होती जा रही है। थकान पूरी तरह दूर न होना किस में अति आवश्यक है? यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन ट्रेनिंग से रिलेट करेगा कि थकान पूरी तरह दूर न होना। जी हाँ दोस्तों, कई बार जो ट्रेनिंग आपको दी जाती है वो इस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको रेस्ट प्रॉपर नहीं दिया जाता। तो यहाँ पर आपको पहचानना है कि इनमें कौन सा सही रहेगा। अनवरत प्रशिक्षण पद्धति, अंतराल प्रशिक्षण, क्रॉस कंट्री और फास्ट लेग। तो यहाँ पर इसमें राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपका इंटरवल प्रशिक्षण। जी दोस्तों, इंटरवल प्रशिक्षण के अंदर जो आपको इंटरवल दिया जाता है उसमें आपको पूरी तरह से रेस्ट नहीं दिया जाता, सिर्फ आपको इतना है कि आप अगले टास्क को पूरा करने के लिए तैयार हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, प्रतियोगिता के वर्गीकरण हेतु मानदंड को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। चलिए, आपको ये टूर्नामेंट कर रहे हैं तो उसमें आपको क्लासिफिकेशन करना है। स्टैंडर्ड जो आपको बताए गए हैं उसमें आपको सीक्वेंस देनी है। प्रतियोगिता का स्तर, प्रतियोगी की आयु और प्रतियोगिता आयोजन की रीति और प्रशिक्षण पद्धति पक्ष। तो चलिए, यहाँ पर इसमें जो कूट के अकॉर्डिंग राइट बनेगा, यहाँ पर आपको इसमें सीक्वेंस बतानी थी तो सीक्वेंस में आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है कि आप जो यहाँ पर प्रशिक्षण करवा रहे हैं, मीन्स जो आप प्रतियोगिता का जो वर्गीकरण कर रहे हैं उसमें सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो आपका यहाँ पर प्रतियोगिता आयोजन की रीति क्या है। ठीक है, प्रतियोगिता आयोजन की रीति क्या रहेगी, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है।
मीन्स कि आप लीग आउट करवा रहे हैं या फिर नॉकआउट करवा रहे हैं या फिर कॉम्बिनेशन है या फिर आपकी चैलेंज है। दूसरा यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि जो आप यहाँ पर प्रतियोगिता करवा रहे हैं उसमें यहाँ पर प्रशिक्षण की पद्धति क्या है, मीन्स जो ट्रेनिंग दी गई है बच्चे को वो ट्रेनिंग कैसी है, ठीक है। और 2 नंबर पे आपको मीन्स लास्ट पे जो ध्यान में रखना है वो ये ध्यान में रखना है कि प्रतियोगिता का स्तर कैसा है, ठीक है। प्रतियोगिता का स्तर आपके लिए कैसा दिया गया है, आप नेशनल लेवल की टूर्नामेंट करवा रहे हैं बच्चे को या फिर आप ब्लॉक लेवल की या डिस्ट्रिक्ट लेवल की है, तो इसमें ये मायने रखती है। तो भाई इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन है वो सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भाई शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए, सभी साथियों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए ताकि और भी हमारे साथ में जुड़ सके। और आप सबके लिए मैं बता दूं चैनल पर लगभग आपको 450 के करीब वीडियोस मिल जाएंगी और उनमें से मैं गारंटी देता हूं कि भाई आप सब के लिए 350 वीडियो सिर्फ आपके फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेट करेंगी और बाकी की वीडियोस आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए न्यूज़ बुलेटिन आपको लेटेस्ट अपडेट फिजिकल से दे रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में आपको एक रीजन और एक असर्शन, पहले असर्शन पढ़ लेते हैं। प्रतिभा को पहचानने के लिए किसी खेल का चयन प्रथम चरण है, और या फिर मैं कहूं कि अगर आप लॉन्ग टर्म अगर आप स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आपका एक सीक्वेंशनल हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपको यहाँ पर सुमेलित करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और चलिए मिलान की तरफ बढ़ेंगे। चलिए सूची 1 में उच्च प्रदर्शन, प्रतियोगिता का आयोजन, बच्चों की स्क्रीनिंग, प्रतियोगिता कार्य का गतीय समाधान, और सूची में है रणनीतिक कार्यवाही, प्रतिभा पहचान और प्रशिक्षण की अवस्था और प्रतियोगिता प्रणाली, ठीक है। तो चलिए राइट ऑप्शन इसमें पहले देख लेंगे, उससे पहले हम यहाँ पर मिलान कर लेते हैं। तो भाई मिलान में आपका उच्च प्रदर्शन के लिए आपका क्या है कि प्रशिक्षण की अवस्था, ठीक है, इसको जाहिर करेगा। उसके बाद में प्रतियोगिता का आयोजन, जी हाँ दोस्तों, प्रतियोगिता का आयोजन है आपकी प्रतियोगिता की प्रणाली से रिलेट करेगा। और बच्चों की स्क्रीनिंग, बच्चों की अगर स्क्रीनिंग में अगर हम यहाँ पर मिलाने की बात करते हैं तो ये प्रतिभा पहचान मीन्स जो हिडन टैलेंट है उसको चेकआउट करने के लिए। और प्रतियोगिता कार्य का गतीय समाधान का मतलब है कि आप स्ट्रेटेजी बनाएं किसी भी कार्य को करने के लिए या फिर किसी भी परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए। तो इसके हिसाब से आपका जो यहाँ पर राइट ऑप्शन बनेगा ये है आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। बंद प्रश्नावली में पूछे गए प्रश्नों के लिए किस प्रकार का उत्तर उपेक्षित है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा आपके लिए हटके हो जाएगा, जो रिसर्च है, अनुसंधान है, ठीक है, उससे रिलेट आपके क्वेश्चन रहेंगे, रिसर्च स्टडी से रिलेटेड। तो चलिए क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बंद प्रश्नावली में पूछे गए प्रश्नों के लिए किस प्रकार का उत्तर उपेक्षित रहेगा। विवरणात्मक उत्तर, मुक्त उत्तर, संक्षिप्त और जांच। तो यहाँ पर राइट क्या रहेगा वो आपको पहचानना है, और मेरे हिसाब से जो इसमें राइट बनना चाहिए ये रहेगा आपका संक्षिप्त उत्तर। जी हाँ दोस्तों, ब्रीफ आपको आंसर यहाँ पर देना है बंद प्रश्नावली के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर शोध में परिकल्पना का अर्थ क्या है, कि आप कोई भी रिसर्च कर रहे हैं उसमें परिकल्पना का मतलब क्या रहेगा आपको बताना है, ठीक है। आपको यहाँ पर इसमें जो दिए गए हैं ये हैं बौद्धिक अनुमान, प्रतिभापूर्ण अनुमान, बुद्धिमत्तापूर्ण अनुमान और नकारात्मक अनुमान। तो इसमें आपको पहचानना है राइट ऑप्शन क्या रहेगा। तो भाई इसमें राइट ऑप्शन जो बनेगा ये रहेगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है, आपका 1, 2 और 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका आ जाएगा यहाँ पर आपको डेटा, जी हाँ दोस्तों, अनुसंधान से रिलेटेड ही ये क्वेश्चन रहेंगे आप सब के लिए, रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पर रीजन असर्शंस दिए गए हैं। बाह्य आलोचना डेटा की शुद्धता एवं प्रामाणिकता स्थापित करती है। जी हाँ दोस्तों, जो आपकी एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म उसमें हम कह सकते हैं कि वो डेटा की आपकी वो रिलाई करेगा कि डेटा आपका कितना एग्जैक्ट है और वो प्रामाणिक है या नहीं है। और यहाँ पर रीजन में बताया गया है कि शोधकर्ताओं को सही डेटा प्राप्त करना चाहिए। तो इनके बीच में क्या संबंध है आपको पहचानना है। तो चलिए भाई इसमें राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा यहाँ पर
ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन जो आर है वो एक ही सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपके लिए यहां पर उपयुक्त सांख्यिकीय प्रक्रिया के लिए सही चरण को पहचानिए। चलिए आपको यहाँ पर 4 इसमें दिए गए हैं, सही चरण पहचानना है, इसमें आपको सही सीक्वेंस बनानी है। 2 डेटा समूहों का मध्य मूल्य, माध्य अंतर, यथार्थ परीक्षण और टी वैल्यू। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल चेक कर लिए होंगे। और यहाँ पर अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो भाई पहले नंबर पर आपका आ जाएगा पहले वाला ही, ठीक है, 2 डेटे, ठीक है, और 2 डेटा समूहों का मध्य मूल्य। और दूसरे नंबर पे आपका बिल्कुल सही सीक्वेंस में ही ये अभी तक है कि माध्य अंतर रहेगा। और जो आपका यहाँ पर टी वैल्यू है, टी वैल्यू आपके 3rd नंबर पे चली जाएगी, ठीक है, सीक्वेंस में। और यहाँ पर जो यथार्थता परीक्षण रहेगा ये आपका 4th नंबर पे हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो हमारा कूट में ऑप्शन तैयार होगा ये है आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और सूची में आपको दिए गए हैं आपके स्टैटिक्स से रिलेटेड, जी हाँ दोस्तों, सांख्यिकीय क्वेश्चन जो रहते हैं आपके उससे रिलेटेड यहाँ पर आपके कुछ फॉर्मूलाज आपको बताए गए हैं। तो आपको यहाँ पर पहचानना है कि कौन सा फॉर्मूला किसके लिए रहेगा। चलिए इसमें ज़्यादा कुछ डिस्कस करने वाला नहीं रहेगा, तो आपको सिर्फ ये पहचानना है कि मानक विचलन, माध्य, टी वैल्यू और आपका, जी हाँ दोस्तों, इसमें चतुर्थांश विचलन क्या रहेगा। तो चलिए इसमें राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और राइट ऑप्शन इसमें आपका बन जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, इसमें राइट ऑप्शन आपका सी बनेगा। और अगर हम सूची में मिलान की बात करते हैं तो भाई यहाँ पर जो मानक विचलन है उसके लिए फॉर्मूला आपका 2 नंबर, और माध्य के लिए आपका रहेगा, ठीक है, 3 नंबर, और यहाँ पर टी वैल्यू के लिए आपका हो जाएगा 4 नंबर, और आपका, जी हाँ दोस्तों, चतुर्थांश विचलन के लिए हो जाएगा आपका, चतुर्थांश के लिए आपका ऑप्शन 1। तो यहाँ पर कूट में जो सही रहेगा आपके लिए है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कूपर, जी हाँ दोस्तों, एक कूपर टेस्ट आपने जरूर सुना होगा फिजिकल एजुकेशन में। तो कूपर के 12 मिनट रन एंड वॉक टेस्ट द्वारा किसे मापा जाता है? फुर्ती, ताकत, गति, हृदय एवं श्वास तंत्र की सहन शक्ति। तो भाई बिल्कुल अगर आपको लंबा दौड़ना पड़े, इट मीन्स कि जो आपकी कार्डियोवैस्कुलर कैपेसिटी है उसको चेकआउट करने की बात हो रही है, उसमें आपकी एंड्योरेंस चेक हो रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपका जो राइट बनेगा ये रहेगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया प्रदर्शन संबंधी सामर्थ्य में शामिल रहेगा, क्या रहेगा? प्रदर्शन का मतलब है कि जो आपका स्किल रिलेटेड, ठीक है दोस्तों, स्किल रिलेटेड जो आपका फिजिकल फिटनेस है उसमें रिलेटेड आपके जो कंपोनेंट्स है उसमें क्या शामिल है वो आपसे पूछा गया है। शक्ति, लोच, मूल सहन शक्ति और फुर्ती। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और राइट ऑप्शन में आपका रहेगा ये ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, जो आपकी शक्ति है और जो मूल सहन शक्ति है ये आपके प्रदर्शन, जी हाँ दोस्तों, आपका प्रदर्शन जो आपकी परफॉर्मेंस है वो आपके स्ट्रेंथ पे और जो आपकी एंडोरेंस है उस पर ज़्यादा डिपेंड करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर है आज का 40। और भाई छोटी सी रिक्वेस्ट कि शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चलिए यहाँ पर आपको रीजन असर्शन दिए गए हैं, तो पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। असर्शन में जो दिया गया है वो ये रहेगा कि जॉनसन का बास्केटबॉल टेस्ट एक मानकीकृत परीक्षण है। और रीजन में है कि जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट बास्केटबॉल खेलने की योग्यता का मूल्यांकन करता है। तो क्या ये आपका सही है? भाई मेरे हिसाब से तो बिल्कुल यहाँ पर इसमें जो आपका जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट है वो आपका एक सही रहेगा, ठीक है। तो भाई मेरे हिसाब से तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो ये बन रहा है कि जो ए है वो सही है, कि जी हाँ, जॉनसन का बास्केटबॉल टेस्ट है वो एक मानकीकृत परीक्षण है, ठीक है, ये टेस्ट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपको दिया गया ये
कि किसी मानकीकृत परीक्षण को तैयार करने के 4 चरण निहित होते हैं। तो यहाँ पर इनकी सीक्वेंस आपको पहचाननी है। आरंभिक रूप तैयार करना, अंतिम रूप तैयार करना, इसकी प्रामाण्यता का परीक्षण करना और इसकी विश्वसनीयता का परीक्षण करना। तो चलिए भाई, ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं ले पाऊंगा मैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन की तरफ सीधा मैं बढ़ूंगा, तो यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर राइट रहेगा। इसमें अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो सीक्वेंस में इसमें लिख देता हूँ भाई, यहाँ पर ये रहेगा आपका 1 नंबर पे कि आरंभिक रूप तैयार करेंगे, उसके बाद में आप क्या करेंगे, इसकी प्रमाण्यता को जाँच करेंगे, ठीक है, कि इसकी प्रमाणिकता है या नहीं है, ठीक है। इसको आप 2 नंबर पर ले लीजिएगा। और जो यहाँ पर आपका 2 नंबर पर है, ये आपका 3 नंबर पर हो जाएगा कि आप इसको अंतिम रूप देंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद में आप क्या करना है कि आपने इसको ये जांचना है कि इसकी यहाँ पर विश्वसनीयता कितनी है, रिलायबिलिटी कितनी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई। क्वेश्चन नंबर है आपके लिए 42 और 42 में आपको एक सूची का दूसरी सूची से मिलान करना है। जल्दी से मिलान कीजिए, मैं अभी भागने वाला हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले यहाँ पर सूची, जहाँ सूची में देख लीजिए कि स्थूलता, रैखिकता, मांसपेशियता और नमनीयता। अब ये आपको पहचानना है कि दूसरी सूची में जो मेसोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ और गोनियोमीटर और एक्टोमॉर्फी दिया गया है, तो इसमें क्या संबंध रहेगा, कौन किससे मैच कर रहा है। तो चलिए यहाँ पर मिलान कर देते हैं, सीधा मिलान की तरफ हम बढ़ेंगे। और मिलान में आपका रहेगा यहाँ पर जो स्थूलता है, स्थूलता को आप करेंगे एंडोमार्फ। जी हाँ, तो जो एंडोमार्फ होते हैं उनके अंदर मोटापा रहता है, ओबेसिटी रहती है। और यहाँ पर रैखिकता की बात करें तो रैखिकता का मतलब है लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है कि जो लंबाई में बड़े हैं, तो ये रहता है आपका एक्टोमार्फी। और यहाँ पर अगर हम बात करें मांसपेशियता, तो भाई मांसपेशियता का आप सबको पता है ये किस में रहती है। मांसपेशियता का मतलब है मसल्स, मस्कुलर बॉडी, ये आपकी मेसोमॉर्फ। और नमनीयता का बात करें तो भाई ये आपका गोनियोमीटर, ठीक है। गोनियोमीटर का मतलब है कि भाई आपका जो कोण है, गोनियोमीटर आपकी बॉडी के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है, रेंज ऑफ मोशन है, उसको पहचानने का काम करता है गोनियोमीटर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर इस हिसाब से जो कूट तैयार हुआ है ये हो गया है आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि शारीरिक शिक्षा की पाठ योजना में किस पर बल देना अत्यावश्यक है। जब भी आप शारीरिक शिक्षा की कोई भी लेसन प्लानिंग कर रहे हैं तो उस दौरान आप किस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। तो चलिए भाई, बिल्कुल मैं तो ये देखूंगा कि सबसे पहले कि भाई जो अध्येता है, मीन्स यहाँ पर जो बच्चा है उसकी आयु क्या है, जिसको हम सिखा रहे हैं उसकी एज क्या है, एज के अकॉर्डिंग। और फिर हम ये देखेंगे कि उसके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस कितने हैं, ठीक है, वो बाद की बातें। लेकिन सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना कि हम किस एज के बच्चे को सिखा रहे हैं। अगर मैं सीधा बात करूँ कि आप किसी को अगर स्टार्टिंग ब्लॉक पे बैठना सिखा रहे हैं तो आप उस बच्चे की एज ध्यान रखिए। अगर आप फर्स्ट क्लास के बच्चे को या फिर जो नर्सरी क्लास का बच्चा है आप उसको सीधा सा ब्लॉक पर लेकर जा रहे हैं तो भैया आप उसको नहीं सिखा पाएंगे। तो आपको एज का ध्यान जरूर रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन है आपके लिए रीजन और असर्शन वाला। तो यहाँ पर आपको पहचानना है इसमें शारीरिक शिक्षा के शिक्षक को शिक्षण कार्य के साथ साथ व्यावहारिक कौशल्य में भी दक्ष होना चाहिए, ठीक है। जो आपकी व्यावहारिक मीन्स जो आपकी बिहेवियरल स्किल है उनके अंदर भी आपको निपुण होना चाहिए, ठीक है। और जो आपका यहाँ पर कारण बताया गया है वो ये है कि शारीरिक शिक्षा व्यवसाय, सामाजिक, आर्थिक हैसियत प्रदान करता है। तो भाई इस हिसाब से तो बिल्कुल दोनों ही सही है, लेकिन यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं होगी भाई बिल्कुल भी, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन जो आर है वो बिल्कुल भी एक्सप्लेनेशन नहीं है, एक ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अंतर विद्यालयी वित्त और पर्यवेक्षण और आधारिक संरचना, निरीक्षण, प्रतियोगिता, विनियोजन और अभिविन्यास। तो इसमें क्या रहेगा। तो भाई ए का, चलिए ए का आप सबको पता चल रहा है कि वो ए है जो प्रतियोगिता से मैच कर रहा है। और प्रतियोगिता से मैच कर रहा है इट मीन्स कि आपका 2 नंबर बिल्कुल फिक्स आप इसको कर सकते हैं। और अगर किसी को नहीं पता चल रहा है तो भैया आप इसमें तुक्का लगा सकते हैं। अगर आपको अंतर विद्यालय का पता है, जी हाँ, तो जो आपकी इंट्रामुरल प्रतियोगिता, ठीक है, इंट्रामुरल क्या होती है आपकी, वो टूर्नामेंट होती है। तो यहाँ पर ये सीधा सा मैच कर रहा है यहाँ पर आपका 2 से, ठीक है। और बाकी आप देख लीजिए 2 के हिसाब से।
तो ए 2 से मैच कर रहा है और उसके हिसाब से यहाँ पर जो वित्त है, वित्त किससे मैच करेगा, वित्त करेगा आपका विनियोजन, ठीक है। और उसके बाद में जो पर्यवेक्षण है, पर्यवेक्षण आपका करता है कि आप किसी चीज़ का निरीक्षण करते हैं, उसको आप अवलोकन में लेके आते हैं। और यहाँ पर आधार संरचना किससे हो जाएगी, आपकी अभिविन्यास से हो जाएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो कूट तैयार है वो है आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में है प्रस्तुतिकरण के निम्नलिखित चरण हैं। तो चलिए यहाँ पर प्रस्तुतिकरण के चरण क्या रहेंगे आपको पहचानना है। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और राइट ऑप्शन में आपको सीक्वेंशनल इसको बताना है कि सीक्वेंस में कैसे रहेगा। तो यहाँ पर चलिए सीक्वेंस की देख लेते हैं। तो सीक्वेंस में भाई यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान में ये रखना है कि जो आपका एक नंबर है मीन्स डेमोस्ट्रेशन आपका हो जाएगा और उसके बाद में 2 व्याख्या आप उसके एक्सप्लेनेशन करें, ठीक है। पहले आप डेमोस्ट्रेशन करें, फिर उसकी व्याख्या करें, ठीक है। और फिर उसके बाद में आपने क्या करना है कि आप उसका अभ्यास और उसकी ऑब्जर्वेशन करें, ठीक है। यहाँ पर आपका ये 3 नंबर पे ही रहेगा। और फिर प्रतिपुष्टि का मतलब है कि भाई आप उनसे बच्चों से क्या करें, फीडबैक ले लें। तो इस हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले भाई फिजिकल एजुकेशन एग्जाम्स की तैयारी के लिए हर रोज़ यहाँ पर लाइव सीरीज़ आपको टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करवाई जाती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शारीरिक शिक्षा से संबंधित जितने भी वीडियोज़ हैं आप उनको सबसे पहले देखने के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए ये इसका इंग्लिश वर्जन है। इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंड इन हिंदी सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस इंग्लिश। सो इफ़ यू आर नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड गेट द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन फॉर फ्री और डेली लाइव क्लासेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। शारीरिक शिक्षा अध्यापन से प्राप्त होने वाले पुरस्कारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या रहेगा? नौकरी मिलना, स्वस्थ जीवन शैली को प्रोन्नत करना और अवकाश के समय का आनंद उठाना या फिर सामाजिक संपर्क सूत्र को बढ़ाना। तो भाई यहाँ पर पुरस्कारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अगर हम शिक्षक के लिए बात करें कि शारीरिक शिक्षा के अध्यापन में, तो भाई सबसे ज़रूरी यहाँ पर अगर रहेगा तो वो रहेगा आपका कि एक स्वस्थ जीवन शैली को प्रोन्नत करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर है, इसको भी लगे हाथ लपेट देते हैं। शारीरिक शिक्षा का अध्यापक किस कारण शारीरिक शिक्षा क्रियाकलाप को अपनाता है? भाई सीधी सी बात, आप शारीरिक शिक्षा के क्रियाकलाप या फिर जो शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होती है आप उसको क्यों अपनाते हैं? बच्चों के प्रति प्यार, आर्थिक लाभ, अपनी नौकरी के एक भाग के रूप में या फिर एक व्यवसाय में प्रतिनिष्ठता। तो भाई यहाँ पे तो बिल्कुल यही रहेगा कि भाई बच्चों के प्रति प्यार ज़्यादा रहेगा, ठीक है। इसीलिए हम जो भी यहाँ पर क्रियाकलाप है उनको खुद भी करते हैं और बच्चों को भी करवाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कारण किसी व्यक्ति को शिक्षण व्यवसाय में आने के लिए प्रभावित करता है? व्यक्तिगत लाभ और सामाजिक दायित्व, राजनीतिक दबाव या फिर व्यक्तिगत अभिरुचि। तो भाई बिल्कुल आप शिक्षण के व्यवसाय में कोई भी आया है या फिर आप आने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें क्या रहेगा, आपका कोई पर्सनल आपका इंटरेस्ट रहेगा, ठीक है, या फिर कोई आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर कोई पॉलिटिकल दबाव है या फिर आपका पर्सनल इंटरेस्ट है। तो भाई बिल्कुल यहाँ पर मेरा तो पर्सनल इंटरेस्ट है, तो पर्सनल इंटरेस्ट आपका रहेगा तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट रह जाएगा। जी हाँ, तो हम अपनी अभिरुचि, अपनी हैबिट्स या फिर जो हमारा ये कह सकते हैं कि जो दिनचर्या है या फिर हम जिस चीज़ के हैबिचुअल हैं उसी से रिलेटेड हम करने की कोशिश करते हैं या फिर जो हमारे व्यवहार में झलकता है हम वैसा ही बनना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और ये रहेगा आज का यूजीसी नेट 2012 का लास्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में पूछा गया था। शारीरिक शिक्षा अध्यापन कार्य की प्रकृति है, कैसी है शारीरिक शिक्षा के अध्यापन की प्रकृति? सकारात्मक अध्यापन है, नकारात्मक अध्यापन, या फिर अध्यापन का अनौपचारिक स्वरूप या फिर अध्यापन का औपचारिक स्वरूप?
तो भाई यहाँ पर राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और राइट ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा कि अध्यापक का इनफॉर्मल, ठीक है, इनफॉर्मल स्वरूप, ठीक है, अनौपचारिक स्वरूप। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए, और अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और भी अच्छी लगी है तो भाई आप शेयर कर दीजिए, और अगर भाई अच्छी नहीं लगी तो प्लीज़ डिसलाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट मुझे करके बताइए रीज़न क्या रहा। जी हाँ दोस्तों, रीज़न आप जब बताएंगे तो असर्शन जो स्टेटमेंट है वो तभी पूरी हो पाएगी। और जी हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, ठीक है, और उसके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम।